जय श्री राम। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शनि, मंगल, राहु, सूर्य, केतु इन सभी को क्रूर ग्रह कहा जाता है और ये मान लिया जाता है कि कुंडली में जो भी उथल पुथल हो रही है, ज़िंदगी में जो भी परेशानी हो रही है, वो इन्हीं ग्रहों की वजह से हो रही है। चाहे वो मांगलिक दोष हो, चाहे वो साढ़े साती हो, चाहे कालसर्प दोष हो, जितने भी ऐसी चीज़ें हैं उनमें हम इन्हीं के ऊपर आरोप लगा देते हैं। पर ये ग्रह कब हमारे काम आते हैं, कब हमारे लिए बहुत लाभकारी हो जाते हैं, कैसे इन्हें देखना चाहिए, आज हम इसको समझेंगे। विषय जटिल है, बड़े सरल तरीके से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपको ये कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब ये शनि, मंगल, सूर्य जैसे ग्रह, क्रूर ग्रह, पापी ग्रह कुंडली के कारक हो जाते हैं, कुंडली में फंक्शनल बेनिफिक हो जाते हैं, वो क्या परिणाम देते हैं और ये फंक्शनल बेनिफिक या कारक ग्रह होते क्या है। बहुत सीधा सरल सा नियम है। आपके कुंडली में लगन, पंचम भाव और नवम भाव, इन तीन भावों पर आप ध्यान दीजिए। इन तीन भावों के स्वामी जातक का कभी भी अहित नहीं करते। मैं दोबारा बोलूँगा, आपके लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी शास्त्रों के अनुसार ये कभी भी जातक के लिए बुरा नहीं करते, उनका अहित नहीं करते। इनको हम कारक ग्रह कहते हैं। अब इन घर के मालिक शुभ ग्रह भी हो सकते हैं, जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, बुध, और इन घर के मालिक, इन भावों के मालिक क्रूर ग्रह भी हो सकते हैं, जैसे कि शनि, मंगल, सूर्य। तो अब यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषियों को ये दुविधा हो जाती है कि हम इनको क्रूर ग्रह लें, पापी ग्रह लें, कि ये तो दिक्कत देंगे जब तो, जैसा कि सीख के आए हैं या पढ़ते आए हैं, या हम कारक होने की वजह से, फंक्शनल बेनिफिक होने की वजह से इनको शुभ लें। तो आज हमारा फोकस ज़्यादा क्रूर ग्रहों पे रहेगा कि जब ये कारक बनते हैं तो कैसे फलित करते हैं। शुरू करते हैं पहले अलग अलग लग्नों से और समझते हैं कि हर एक लगन में कौन सा क्रूर ग्रह कारक हो जाता है, फंक्शनल बेनिफिक हो जाता है। अगर हम मेष लगन से आरंभ करें तो लगन में मंगल की राशि आती है और पांचवें घर में सूर्य की। तो ये दोनों क्रूर ग्रह, जिन्हें हम नॉर्मली क्रूर ग्रह कहते हैं, वो दोनों इस कुंडली में कारक हो जाएंगे, फायदेमंद ग्रह हो जाएंगे। वृषभ लगन में शनि, क्योंकि वो भाग्य का स्वामी बनता है तो वो आपके लिए कारक हो जाएगा। मिथुन लगन में भी शनि, अगेन वो भाग्य का स्वामी बनता है तो वो कारक हो जाएगा। कर्क लगन में मंगल पंचम का स्वामी बनता है, संतान का स्वामी बनता है तो वो कारक हो जाएगा। सिंह लगन में मंगल और सूर्य दोनों, क्योंकि लगन में सूर्य है और नवम भाव में मंगल है। कन्या लगन में पंचम भाव का स्वामी शनि बनता है, इस वजह से हम उसे कारक लेते हैं। तुला लगन में पंचम का स्वामी अगेन शनि बनता है, फिर वहाँ पर भी उसे कारक लिया जाता है। वृश्चिक लगन में लग्नेश ही मंगल बनता है तो कारक है ही। इसके बाद धनु लगन पर आते हैं तो पंचम और नवम, पांचवें घर में राशि पड़ती है मंगल की और नवम भाव में पड़ती है सूर्य की, तो ये दोनों ही उस कुंडली के लिए कारक कहलाते हैं। मकर लगन में लग्नेश ही शनि है तो कारक है क्रूर ग्रह होकर। कुंभ लगन में भी शनि कारक ग्रह है और मीन लगन में भाग्य का स्वामी मंगल होने की वजह से वहां पर वो भी कारक ग्रह। अब ये कुछ मैंने आपको मेष लगन से लेके मीन लगन तक ये बताया कि कौन कौन से ग्रह क्रूर ग्रह होते हुए भी कारक होते हैं। अब आते हैं इसके खास भाग पर कि इसका फलित कैसे करें। मैंने क्या देखा है, दो पहले मैं पक्ष बताता हूँ कि अलग अलग लोगों को जो सुना, कुछ लोगों ने कहा कि साहब क्रूर ग्रह हैं, क्रूर ग्रह तो क्रूर ग्रह रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं दे सकते, चाहे वो कारक भी बन जाए, अपने नैसर्गिक स्वभाव को थोड़ी ना छोड़ देंगे। और एक दूसरा पक्ष था कि अरे मेरे भाग्य का मालिक है, मेरी कुंडली में पांचवें घर का मालिक है ये क्रूर ग्रह, तो क्रूर होने के बावजूद ये मुझे अच्छा ही फल देगा, ये क्रूरता छोड़ देगा अपनी। तो ये दो तरह के आपको
पक्ष सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रह दोनों चीज़ों को नहीं छोड़ता है। ना तो अपने नैसर्गिक स्वभाव को छोड़ता है, ना ही वो जिस घर का मालिक है उसके आधार पे जो अच्छे बुरे फल उसे देने हैं उसको छोड़ सकता है। अब ऐसे में दुविधा होती है कि फिर इसको कैसे लें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कर्क लगन है। अब कर्क लगन में चौथे घर में मंगल विराजित हो, तो ये मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ। अगर मेरा कर्क लगन है और मेरे चौथे घर में मंगल बैठा है तो वो अपनी चौथी दृष्टि से सातवें घर को देखेगा। अब अगर एक क्रूर ग्रह, मंगल जैसा ग्रह मेरे चौथे में बैठ जाता है तो ये गृहस्थ जीवन को बाधाओं में डालता है। ये दिखाता है कि पारिवारिक जो संबंध होंगे वो संबंध इतने अच्छे नहीं होंगे, घर में क्लेश रहने की संभावना, घर में टेंशन रहने की संभावना को बल मिलता है, क्योंकि मंगल अपने मूल धर्म जो उसका है वो उग्र है, वो अग्निमय है। अगर वो चौथे में बैठ जाएगा तो वो घर में आग लगा देगा। आग लगा देगा मतलब कहने का ये है कि घर में तनाव का माहौल रहेगा। वहाँ बैठकर वो चौथे से चौथे घर को भी देखता है, यानी कि सप्तम भाव को, जो पति या पत्नी के लिए होता है। वहाँ पर भी मंगल का प्रभाव आना कोई शुभ नहीं है। अगर हम शास्त्र पढ़ें तो ये कहा जाता है कि चौथे घर में यदि मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। वो भी इसीलिए कहा गया क्योंकि चौथे घर में बैठा मंगल फिर गृहस्थ जीवन को परेशान कर सकता है। अब ये एक पक्ष है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि साहब कर्क लगन है, कर्क लगन में तो अभी तो आपने बताया कि मंगल कारक ग्रह होता है और कारक ग्रह कभी भी अहित नहीं करते लगन का, तो क्या ये मंगल अपनी उग्रता छोड़ देगा, गुस्सा छोड़ देगा और घर में सब कुछ सुकून का माहौल होगा? तो हम कहेंगे नहीं, मंगल उग्र तो रहेगा, उसमें उग्रता भी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद घर या गृहस्थ जीवन उसका चलता रहेगा। वो वहाँ पर मंगल डिटैचमेंट नहीं कर रहा है, अलग अलग नहीं कर रहा है, डाइवोर्स नहीं करवा रहा है। मंगल की वजह से एटलीस्ट नहीं होगा अगर मंगल चौथे में बैठकर चौथी दृष्टि से सातवें को देख रहा है, क्योंकि वो इस कुंडली का कारक है। तो यहाँ पर क्रूर ग्रह क्योंकि अच्छे घर के स्वामी हो जाते हैं, तो वो परेशानी अपने मूल स्वभाव के कारण जो देते भी हैं वो इस लेवल की नहीं देते कि वही सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो या उसकी वजह से उसका दुर्भाग्य या उसको हम दुर्भाग्यशाली कहें। एक बात और समझिएगा, देखिए, स्वभाव में थोड़ा तीखापन होना, खाने में थोड़ा तीखापन होना ज़रूरी है, ज़िंदगी में स्वाद को बनाए रखता है। कई बार आपकी पहचान बन जाता है वही स्वाद। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मुझे रामचरितमानस की एक वो किस्सा याद आता है जहाँ पर परशुराम जी भगवान राम और लक्ष्मण दोनों के पीछे लग जाते हैं कि भैया तुमने शिव धनुष क्यों तोड़ा। तो वहाँ पर लक्ष्मण उन्हें सुना रहा होता है खरी खोटी और वो बोल रहे होते हैं चुप हो जा वरना मैं तेरा वध कर दूंगा। उसी दौरान भगवान राम भी अपनी तरफ से कुछ बात रखते हैं, तो उनके ऊपर वो और ज़ोर से चढ़ जाते हैं परशुराम जी। तो तुलसीदास जी ने उसकी व्याख्या करते हुए एक लाइन लिखी है कि जो सीधे और सरल लोग होते हैं या जो सीधे और सरल वृक्ष होते हैं, सीधे पेड़ जो होते हैं, सबसे पहले उन्हीं को काटा जाता है। और जो थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो थोड़े से उग्र होते हैं, उनके सामने वाला दबता है कि अरे ये तो उग्र है, ये सुना देगा, ये तो कर देगा। तो हम ना थोड़ा अपने आप को सामने वाला डर के मारे ही, भय के मारे ही डरा रहता है। आगे भी एक वो लाइन आती है, भय बिन होत न प्रीति, और वो एक लाइन मुझे याद आ रही है जिसमें कहा जाता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। मतलब कहने का ये है कि जिसके पास गरल हो, विष हो, जिसमें दंड देने की क्षमता हो, जिसमें आवेश हो, जिसमें उग्रता हो, अगर वो माफ़ कर दे, वो किसी को कहे कि हाँ भाई मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो मानो भी कि छोड़ा है। अगर किसी के पास इनमें से कुछ नहीं है, हो गया मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, तो वो तो क्षमा दे भी कह सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्रूर ग्रह 12 लग्नों में जो क्रूर ग्रहों के मैंने नाम बोले जो है, वो आपके अंदर वो गरल भर रहे हैं, वो विष भर रहे हैं, या वो आपको वो तीखापन दे रहे हैं जिसकी वजह से समाज में आपकी पूछ हो। तो अगर कोई मेरे पास मीन लगन का व्यक्ति आए और बोले भाई साहब मेरी कुंडली में मंगल उच्च का है, मैं कहूँगा जी बहुत बढ़िया है, उच्च का ही होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। कोई और व्यक्ति आए, तुला लगन का व्यक्ति आए और कहे जी मेरे तो लगन में ही उच्च का शनि बैठा है,
तो भी मुझे कहना होगा कि अरे आपका योग कारक तो लगन में ही बैठ गया, उच्च का हो गया, बहुत अच्छी बात है। बहुत देखिए, अच्छे बुरे ये जो शब्द है ना, ये क्या होते हैं, ये पर्दा डालने के लिए होते हैं। असली में उसके जीवन में क्या होगा वो कुंडली देखकर पता लगता है। मैं अभी समझाऊंगा, मैंने अभी बोला तो है तुला लगन में शनि अच्छा है लगन में, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, उस पर भी जिक्र अभी आएगा उनका, कैसे उसे देखना है। लेकिन अभी ये समझिएगा कि उसको हम बुरा नहीं मानेंगे, जीवन में उन्नति के लिए बुरा नहीं मानेंगे, समाज में नाम के लिए उसे बुरा नहीं मानेंगे, मानेंगे कि दुनिया उसको पूछेगी, उनको जानेगी, उनकी वैल्यू करेगी। तो ये वैल्यू बढ़ाते हैं कारक ग्रह। स्वभाव में अक्खड़पन दे सकते हैं पर वैल्यू बढ़ाते हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ, मुझे याद है एक कर्क लगन के व्यक्ति थे, लगन में शनि मंगल दोनों मौजूद थे। अब कर्क लगन में शनि और मंगल दोनों क्रूर ग्रह लगन में हों, मंगल कहता है कि गुस्सा करो, लड़ाई करो और उग्र रहो, ठीक है, सुना दो सामने वाले को। शनि कहता है दबे रहो, सटल रहो, ग्राउंडेड रहो। अब कर्क लगन में शनि होता है अकारक और मंगल होता है कारक। अब वो दोनों ही ग्रह यदि लगन में आके बैठ जाएंगे तो दोनों का असर जातक पर आएगा। जातक से बातचीत हुई तो जातक ने कहा कि साहब मैं अपने करियर में थोड़ा परेशान हूँ, क्योंकि मैं करियर में सामने जो बॉस सुना रहा है, आजकल बहुत बोलते हैं और मैं चुपचाप सुन लेता हूँ कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। ध्यान से समझिएगा, कर्क लगन में 10वें घर का स्वामी बनता है मंगल, और वो मंगल लगन में बैठा था शनि के साथ, और शनि की 10वीं दृष्टि लगन में बैठकर वापस कर्म भाव पर जा रही थी। तो शनि के प्रभाव के कारण जातक दब रहा था, सुन रहा था, और बिना गलती के भी उसको सुनाया जा रहा था। तो जातक ने जब कुंडली दिखाई और पूछा तो उनको कहा गया कि प्रभु आपका तो मंगल योग कारक है, आपके लगन में है, तो आप थोड़ा सा सुनाइए सामने वाले को। अगर आपकी गलती नहीं है तो उन्हें बोलिए कि मेरी गलती नहीं है, और अपने भी दांत दिखाइए, या यूँ कहें अपना गरल का प्रभाव दिखाइए थोड़ा। तो जातक बोला नौकरी तो नहीं चली जाएगी। तो यही कहा गया कि नहीं, मंगल आपका कारक ग्रह है, मंगल के कारण नौकरी नहीं जाएगी, दबने के कारण चली जाए तो मैं गारंटी नहीं लेता कि आप दबे जा रहे और सर पे चढ़ा जाए वो आपके और आपको परेशान करे। हो सकता है वो जातक अभी ये वीडियो देख भी रहे हो, कभी अगर वो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या हुआ था फिर। तो जातक ने जो मुझे बताया वो यही कहा कि आपने कहा तो मैं जाके बुलाया और अपने सीनियर को बोला कि भाई आप मुझे हल्के में मत लीजिए, मैं भी, मेरी भी पहुंच बहुत दूर तक है। कहने लगे कि जब मैंने उनको ऐसा कहा तो उन्होंने अपने साथ बैठाकर जो भी वो कंज्यूम कर सकते थे, मैं शब्द नहीं, चीज़ें नहीं बताऊंगा, कह रहे साथ में बिठाया और हमने साथ में बैठ के खाना खाया पिया और चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। अब देखिए ये है कारक का प्रभाव। गुस्सा करना फ़ायदा दे गया नुकसान की बजाय, क्योंकि वो उसकी कुंडली में कारक था। लेकिन अगर यही अकारक होता, अकारक पर आगे एक वीडियो बनाएंगे हम, मैंने वादा किया है आप लोगों से कि अकारक, कारक और नैसर्गिक शुभता अशुभता, ये दोनों मैं आपको साथ साथ लेके समझाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा हो 2 पार्ट हम रिलीज़ कर चुके हैं, जिसमें एक में नैसर्गिक शुभ ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर अकारक है तो क्या होता है, वो वीडियो आ चुकी है, तो वो भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अभी चलो विषय पर वापस आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि वो अपने गुणधर्म नहीं छोड़ेगा और छोड़ने चाहिए भी नहीं। अगर वो आपकी कुंडली का कारक है तो उसके गुणधर्म आपको लाइफ मेंटेन करने में या आपकी लाइफ को और बेहतर करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे सप्तम भाव में मंगल हो लेकिन कारक होकर हो, तो क्या ये जीवन साथी के लिए को नुकसान नहीं देगा? तो उत्तर है हाँ, ये मैरिड लाइफ के लिए कोई खास अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है। लेकिन ये उग्रता, ये क्रूरता आपके वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी है। आप कहेंगे ये कैसी बात है, उग्रता क्रूरता से विवाह कैसे चलता है? भाई जब कभी भी आप बहुत सीधे सरल सिंपल हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, लाइफ में स्पाइस ख़त्म हो जाता है, मज़ा आना बंद हो जाता है। जब थोड़ा रसाकशी रहती है तो रिलेशनशिप लंबा चलता है। यहाँ पर ये मंगल इस तरह के प्रभाव को दिखाता है। एक एग्जाम्पल और समझिएगा, शनि देरी का कारक है। जिन लग्नों में शनि कारक ग्रह होता है, यानी शुभ भाव का स्वामी होता है, अगर वो किसी भाव को देख ले तो क्या वो देरी नहीं करवा सकता? क्योंकि वो तो कारक हो गया, अब देरी नहीं करवानी चाहिए।
तो उत्तर है वो भी देरी करवाएगा। वो भी देरी करवाएगा क्योंकि उसके नैसर्गिक गुणधर्म तो वही है, वो छोड़ नहीं सकता। लेकिन वो देरी आपके लिए लाभदायक होगी। हर चीज़ जल्दी हो जाना शुभ नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरा वृषभ लगन है और मेरे 10वें घर में शनि बैठा है, अब वो शनि 10वीं दृष्टि से सप्तम को देखेगा। अब शनि तो योग कारक है जो मैंने अभी आपको कहा, लेकिन क्रूर ग्रह है, 7वें को देख रहा है। ऐसे में क्या उसे विवाह में देरी नहीं करवानी चाहिए? तो उत्तर है बिल्कुल, ये शनि विवाह में देरी करवाने का भरपूर प्रयास करेगा। अगर कुंडली में बाकी ग्रह भी ऐसे बैठे होंगे तो हम कहेंगे आपका विवाह देरी से होगा। लेकिन क्योंकि वो कारक है तो हम ये भी कहेंगे देरी से विवाह होने के कारण आपका विवाह सुचारू रूप से चलेगा। कई बार जल्दी या कच्ची उम्र में शादी होने से भी विवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस समय गुस्सा तेवर थोड़े ज़्यादा दिखाई जाते हैं या दिखाई प्रदर्शित कर पाता है व्यक्ति। ऐसे में हम कहते हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन है, शनि देख रहा है, तो विवाह लंबा चलेगा लेकिन देर से हो सकता है। पंचम को देखें तो संतान देर से हो सकती है लेकिन होगी और अच्छी जाएगी। जिस भी भाव को देखें, मेरा कहने का मतलब ये है उस भाव की प्राप्ति ज़रूर होगी लेकिन देरी से होगी। अब इसको और समझते हैं। अगर क्रूर ग्रह कारक हो तो ये कहाँ बैठने चाहिए? भाई देखिए, अगर क्रूर ग्रह कारक हैं तो इनको आपके लगन अथवा लग्नेश से संबंध बनाना चाहिए। या तो ये लगन से संबंध बनाएं या लग्नेश से बनाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर ये कुंडली में ऐसे भाव में बैठ जाते हैं जहाँ से ना तो लगन को देख पा रहे हैं ना लगन के अधिपति को देख पा रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। एक अच्छी शक्ति जो आपको बड़ा अच्छा फल दे सकती थी वो वेस्ट हो गई। इसका कनेक्शन लगन लग्नेश से रिक्वायर्ड है, मतलब बहुत फ़ायदा देता है। अगर व्यक्ति कहे जी मेरा तो नहीं है लगन लग्नेश से, उसके अलावा कहाँ अच्छा है, तो हम कहेंगे वो आपके त्रिकोण भावों को देखे, पंचम को देखे, नवम को देखे, उनके मालिकों को देखे तो बहुत बढ़िया है। तो ध्यान रखिएगा कि अकारक, क्षमा कीजिएगा, क्रूर कारक ग्रह का संबंध आपके लगन लग्नेश से होना आपको प्रॉब्लम में नहीं डालता, आपकी ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद है। और जैसे मैंने कहा कि अगर वो ऐसे भाव में चले जाते हैं जहाँ पर वो ना लगन को देखें ना लगन के अधिपति को देखें, वो कॉम्बिनेशन नकारात्मक माना जाता है। और अगर त्रिकोण को भी नहीं देखें दोनों, यानी पंचम नवम को, तो और बुरा माना जाता है कि ये एक अच्छी ब्रह्मास्त्र आप कह सकते हैं, वो फेल हो गया। अब जो हमने बातें करी उसको थोड़ा एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं कि जब कुंडली आएगी सामने तो इसको लगाते कैसे। जो कुंडली अभी आप अपने सामने देख रहे हैं ये है 28 अप्रैल 1991 की, 11:39 और दिल्ली का जन्म है। जातक का कर्क लगन है, लगन 10 डिग्री का है, लगन में ही उच्च का बृहस्पति है, चौथे में चंद्रमा दिग्बली बैठा है और 7वें घर में 7वें घर के स्वामी विराजित हैं, दिग्बली वो भी हैं। दशम में सूर्य दिग्बली बैठा है, नीच का बुध नवम भाव में है, बलि शुक्र 11th हाउस में है अपनी राशि का, और 12वें भाव में मंगल केतु के साथ विराजित है। वैसे तो इस कुंडली में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत कुछ ऐसा है जो बताने लायक है, पर अभी हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे केवल कारक क्रूर ग्रह पर। ये जातक जिसकी कुंडली है, इनके पिता ये कुंडली डिस्कस करने आए और उन्होंने बताया कि ये लड़का है और अभी इसके विवाह नहीं हुआ है, और आपकी क्या राय है? देखिए, इस कुंडली में लगन में बैठा बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे सप्तमेश को देख रहा था। साथ में मंगल, जो कि अभी मैंने आपको कहा इस कुंडली का कारक ग्रह है, वो भी सप्तम भाव में बैठे सप्तमेश पर अपनी 8वीं दृष्टि दे रहा था। तो जातक को ये कहा गया, जातक के पिता को, कि इसका वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा दिखता है, या यूं कहूँ कि विवाह के मामले में तो ये व्यक्ति लकी रहेगा। तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी ये पत्रिका दिखाई है उन्होंने तो यही कहा है कि इसका विवाह नहीं होगा या विवाह में बड़ी दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि 7वें घर में शनि बैठा है। तो हमारा जब डिस्कशन हुआ, इनके पिता बहुत ही सज्जन पुरुष हैं और ज्योतिष की अच्छी समझ भी रखते थे, तो डिस्कशन हुआ तो यही कहा गया कि भाई 7वें घर में तो 7वें का स्वामी ही बैठा है, तो वो ख़राब क्यों करेगा। और जिस मंगल की वजह से आप डर रहे हैं कि अरे मांगलिक है और वो देख रहा है 7वें घर को, तो वो इसके लिए कारक है, अगर वो भी देख रहा है तो वो क्यों ख़राब करेगा। बाद में ये जब जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हैं उसका विवाह हुआ, एक बहुत ही सुशील लड़की से हुआ। वैवाहिक जीवन पर भगवान की कृपा से अभी तक अच्छा चल रहा है,
संतान प्राप्ति भी हो चुकी है और कोई ऐसी नेगेटिविटी अभी तक जीवन में घटित नहीं हुई, जैसा कि कुछ लोगों ने सप्तम भाव में बैठे शनि और सप्तम भाव पर पड़ने वाली मंगल की दृष्टि की वजह से इनको कहा था। तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, खाली सप्तम पर मंगल की दृष्टि से वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है ये कहना भी गलत होगा। इस पत्रिका में यदि आप देखेंगे ध्यान से तो सातवें घर का स्वामी स्वराशि का है, अपने घर का बैठा है, दिग्बली बैठा है, और जो सातवें का कारक है यानी पत्नी का कारक है वो शुक्र भी लाभ भाव में अपनी ही राशि का विराजित है। जब सप्तमेश भी स्वराशि का हो, जब शुक्र भी स्वराशि का हो, तो ये भी इंडिकेट करता है कि ऐसा कोई मेजर इशू पार्टनर के साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कारक की दृष्टि वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने में ही सहायता देगी रैदर देन खराब करने की। एक और पत्रिका देखते हैं, उससे भी समझते हैं। ये पत्रिका है 26 मई 1984 की, शाम को 5:30 बजे, और दुबई का जन्म है इनका। ये तुला लगन की पत्रिका है और लगन में शनि और मंगल दोनों वक्री विराजित हैं। सेकंड हाउस में केतु विराजित है, उसके बाद बृहस्पति भी वक्री बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, और छठे घर में चंद्रमा विराजित है रेवती नक्षत्र में। सप्तम भाव में बुध बैठा है और अष्टम भाव में अष्टम का स्वामी और लाभ का स्वामी यानी शुक्र और सूर्य विराजित है अलॉन्ग विद राहु। अब अगर इस पत्रिका को देखना हो तो यहाँ पर भी लगन में बैठा शनि सप्तम भाव को देख रहा है, लगन में बैठा मंगल भी सप्तम भाव को देख रहा है। तो जब दो क्रूर ग्रह वक्री होकर सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं तो इसे तो बड़ा खराब लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ा तो यही है ना, शनि और मंगल दोनों क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, जहाँ देखेंगे खराब कर देंगे। जातक के लगन में बैठे लगन को भी खराब कर देना चाहिए। लेकिन जब ये पत्रिका आई तो जातक को क्या कहा गया? जातक को ये कहा गया कि आपका कारक ग्रह, आपका फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट सैटर्न बनता है, शनि बनता है, और वो शनि 7th हाउस और 7th लॉर्ड दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस वजह से ये डिले इन मैरिज को इंडिकेट करता है, क्योंकि सैटर्न का नेचुरल ट्रेट डिले का है। इतना ही नहीं, ये जो सैटर्न लगन में है ये रेट्रो है, वक्री है, तो ये विलंब बार बार हो सकता है। जैसे एक लड़की के साथ आपका रिश्ता तय हो, फिर वहाँ पर बात ना बने, फिर टाइम लगे, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके रिलेशन आते रहे, प्रपोजल आते रहे, क्षमा कीजिएगा, लेकिन वो प्रपोजल एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, ऐसा इनको कहा गया। परंतु साथ में ये भी कहा गया, क्योंकि ये सप्तम सप्तमेश दोनों को देख रहा है और सप्तमेश स्वयं भी वक्री है, देरी से ही सही लेकिन आपको पार्टनर मिलने का योग दिखता है और अच्छा वैवाहिक जीवन दिखता है, ऐसा कोई परेशानी नहीं दिखती इनको। लेकिन दूसरी एक और बात कही गई कि आपकी कुंडली में चौथे भाव और चौथे के स्वामी, यानी चौथे भाव हुआ मकर राशि और उसका स्वामी शनि, इन दोनों पर मंगल का प्रभाव है, तो आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, आपको जन्मस्थल से दूर जाना पड़ सकता है, घर से आपका जो भी जन्म स्थान है उससे दूर जाने के योग है, विदेशवास के योग है। अभी जातक का जन्म ही क्योंकि यूएई में हुआ था, और आपको पता होगा यूएई में वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलती है, मतलब आप कहें कि आप वहाँ पर रह सकते हैं, रहने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आप सोचें कि परमानेंट रेजिडेंटशिप मिल जाए, वो वहाँ पर नहीं है, वो कल्चर नहीं है। तो वो यही बोले कि सर मैं तो पैदा ही बाहर हो रहा हूँ, तो चौथा घर तो जन्म स्थान तो ऑलरेडी छूटा ही हुआ है, या दूर तो मैं वहाँ से हूँ ही। तो वो यहाँ पर मंगल ने अपना काम किया, शनि ने भी अपना काम किया, देरी दी। एक रिश्ता होकर टूटना, दूसरा रिश्ता होना, दूसरे में भी देरी के साथ आगे बढ़ना, वो सब हुआ। लेकिन एक बार विवाह होने के बाद वहाँ परेशानी नहीं आई, क्योंकि इस कुंडली में 7वें घर और 7वीं राशि दोनों पर शनि का प्रभाव है। ध्यान से सुनिएगा, इस कुंडली में 7वें घर और 7वें के स्वामी दोनों पर शनि का प्रभाव है। दोबारा इस चार्ट को देखिएगा, इसका चंद्रमा मैंने आपको बताया कि कुंडली में मीन राशि में है, और वहाँ से जो सप्तमेश बनता है, मीन राशि से अगर मैं 7वां घर देखूँ, वहाँ पर कन्या राशि आएगी, उसके स्वामी पर भी शनि का प्रभाव है। तो ये शनि के प्रभाव ने अपना रोल प्ले किया, लेकिन वैवाहिक जीवन परमात्मा की कृपा से सुचारू रूप से चल रहा है। मैं बताना क्या चाहता हूँ कि जब फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट यानी कारक ग्रह, क्रूर ग्रह भी बन जाए, जैसे शनि मंगल सूर्य,
उसके बावजूद वो वैवाहिक जीवन में या जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि या प्रभाव है वहाँ पर बहुत बुरा नहीं करते, या यूँ कहूँ उस घर को सेफ गार्ड करते हैं, आई वुड से। तो वहाँ लाभ ही देते हैं, नुकसान नहीं देते। ये बात भी उतनी सही है कि वो अपने नैसर्गिक गुण को वहाँ पर भी प्रदर्शित ज़रूर करते हैं। अगर शनि है तो देरी देगा, सूर्य है तो घमंड देगा, ईगो देगा, और अगर मंगल है तो गुस्सा देगा। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी रहती हैं। आशा करता हूँ ये विषय आपको अच्छे समझ में आया हो। मैं चाहूँगा कि इस विषय पर फंक्शनल बेनिफिट लेकिन क्रूर ग्रह, अगर ये दोनों मिल जाते हैं, इस पर कोई सवाल आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि हम एक बार लाइव सेशन इस पर करें और इन्हीं सवालों के उत्तर आपके साथ साझा करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। परमात्मा ने चाहा तो जल्दी मिलते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्योतिष संबंधित और अधिक जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय श्री राम।